अब टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं चल सकते, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। यानी भारत का सिग्नल साफ है, इन आतंकवादियों को भारत को सौंपो या इन आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करो, उसके बाद अपनी प्यास बुझाने के बारे में भारत से कोई कमिटमेंट लो। मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जीजी द्विवेदी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर, क्योंकि आप दोनों का जो अनुभव है उससे मैं भी समझना चाहूंगा और मेरे दर्शक भी समझना चाहेंगे कि जो बातें हम कह रहे हैं उसको जमीन पर उतारने के लिए कुछ काम हुआ है या फिर उसको उतारने के लिए काम किया जाना है। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, सबसे पहला सवाल आपसे। ऑपरेशन सिंदूर की बातें बहुत हो रही हैं और यह साफ कर दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, वो जारी है। कुछ दिनों के लिए सस्पेंशन में जरूर है, फॉर द टाइमिंग, ये देखने के लिए कि हालात किस तरीके के हैं, लेकिन ये लगातार जारी है और जिसमें कई कदम पानी को रोकने जैसे भी उठाए गए हैं। लेकिन फिर मुझे याद आता है वो बयान जो कारगिल के वक्त हमारे सेनाध्यक्ष रहे जनरल वीपी मलिक ने दिया है और उन्होंने ये बात साफ की है कि भारत को ऑपरेशन अभी इतनी जल्दी सस्पेंशन या रोकने पे नहीं जाना चाहिए था, यह अभी कुछ जारी रहना चाहिए था। और उन्होंने इसके साथ ये बात भी कही कि क्या हम कोई कमिटमेंट हासिल कर पाए, क्या हम इरादा तोड़ पाए, बिल्डिंग या ट्रेनिंग कैंप जो हमने ध्वस्त किए थे वो फिर से बनने शुरू हो गए हैं, ट्रेनिंग कैंप फिर से आ गए हैं। क्या जनरल वीपी मलिक सही इशारा कर रहे हैं सर? मेजर जनरल ब्रजेश कुमार सर। राजीव जी, बढ़िया प्रश्न है। ये बात बहुत लोगों के दिमाग में आ रही है। जिस दिन ये फैसला लिया गया था हमने भी शायद यही सोचा था कि हम तो बढ़त पे लगे हुए हैं और उनको हमें ऐसा सबक सिखाना चाहिए जो कि वाकई में डिटरेंस हो। तो ये एक सोच है, लेकिन शायद हमारे जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं और पॉलिटिकल लीडरशिप है उन्होंने सोचा कि हमारा इतना बता देना, इस तरह का जवाब देना, इस तरह से डेटर करना काफ़ी है, क्योंकि अगर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव करीब करीब पूरा हो जाता है तो जान माल का नुकसान हो, तो हम उसको अवॉइड करना चाह रहे थे। ब्लडशेड, लॉस ऑफ लाइफ, जो कि आजकल की दुनिया को पसंद नहीं है। हम सब लोग देख ही रहे हैं कि वॉरफेयर वगैरह भी ड्रोन से चल रही है, ज़्यादातर अनार्म्ड व्हीकल्स, एरियल व्हीकल से हो रही है, आर्टिलरी से हो रही है, एयर डिफेंस से हो रही है, स्टैंड ऑफ वेपन से हो रही है। तो ये एक एक एक, एक पहलू है जिसका हमें सोच रखना चाहिए। बात तो सही है कि पाकिस्तान जो हमारा नेबर है बहुत ही रिकैल्सिट्रेंट है। करीब 35-36 वर्षों से हमारे साथ वो क्या कहते हैं, एसिमेट्रिक वॉरफेयर करता है। एक छोटा देश बड़े देश के साथ में घुसपैठियों के जरिए, टेरर के जरिए लड़ाई करता है, और वो हम देख रहे हैं। और पिछले 10 साल के अगर हम ध्यान ना दें तो हम चुपचाप बैठे रहते थे, कुछ नहीं कर पाते। कारगिल वॉर में भी हमने देखा कि हमने ये कहा था कि भाई हमारे ट्रूप्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, एलओसी को क्रॉस नहीं करेंगे। पार्लियामेंट अटैक के बाद में भी हमने अपनी पूरी सेना को परेड कर दी बॉर्डर्स पे, लेकिन बैठे रहे, कुछ नहीं किया। 2008 में जब बम्बई का जो अटैक हुआ हमारे कमर्शियल कैपिटल, तो भी यही कहानी थी। हम लोग तैयार थे लेकिन कुछ करने में किंग कर्तव्य विमूढ़ थे, हम कह सकते हैं हिंदी की भाषा में। तो अभी थोड़ा चेंजेस हैं। 16 ले ले, बालाकोट उसके बाद ले लो, और अभी तो सरकार और स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी ये सोच रही है कि हमने उनको डेटर किया है, बदला नहीं लिया है। बदला लेना एक छोटी चीज है, डेटर करना है मतलब उनको भय होना चाहिए कि अगली बार करेंगे तो हमें कोई ज्यादा पनिशमेंट मिलेगी, हमें कोई ज्यादा क्षति होगी, हमें कोई ज्यादा नष्ट होगा। वो हम सोचते हैं, लेकिन उनका कोई भरोसा नहीं है क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो टेरर है वो स्टेट का एक हिस्सा है। काफी दिनों तक दुनिया ये मानती थी कि उनका जो टेरर है ये इंडिपेंडेंट एक्टर्स है। तो इंडिपेंडेंट एक्टर्स नहीं है, हम लोगों को देखा भी है कि ये पहले दिन स्ट्राइक हुई 6 तारीख को, तो जो भी बर्बादी हुई, जो भी उनके लोग क्या कहते हैं जख्मी हुए या मारे गए, फौज के सीनियर दिग्गज उनके साथ है सहानुभूति देने के लिए। तो ये तो बात स्पष्ट है कि टेरर जो है वो सरकारी हिस्सा है पाकिस्तान की फौज का। जैसे हमने देखा था वागदर आर्मी था,
चेचन आर्मी ने लड़ाई की थी एज ए प्राइवेट आर्मी रशिया के साथ में यूक्रेन में, उसी तरीके से इनका ये साथ चल रहा और एक नेक्सस बना हुआ। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि हमने जो उनको चपत लगाई है उससे वो डेटर होते हैं कि नहीं। हाँ, एक नया चीज जरूर उसमें हमने किया है, जो डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव है, वो कहा कि भाई हम आपको इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेंस करते हैं। वो एक मेरे हिसाब से बहुत बड़ी चुनौती होगी उनके लिए, और वो बात शायद हो पाए उसके बाद। ये बात भी सही है कि हम ऐसा नहीं है कि पानी जो है उसके नलके की जैसे टैप पे बंद कर दें या खोल सकते हैं, क्योंकि उसको बनाने में हमें समय लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह चाहिए। लेकिन ये तो सही है, हम उसके पानी को जाने को बहाव को कंट्रोल कर छेड़ सकते। सकते हैं। जब पानी कम होता है डिनाई कर सकते हैं, लिमिटेड क्वांटिटी। जब पानी ज्यादा होता है छोड़ सकते हैं। और पूरे पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है इसके ऊपर निर्भर है, और एग्रीकल्चर में वहां भी करीब 25-26% का जीडीपी एग्रीकल्चर से आता है, और 60% लोग इससे जुड़े हुए हैं एग्रीकल्चर से। और उन्होंने बहुत बढ़िया सिस्टम बना के रखा हुआ है, सब नदियों को एक साथ जोड़ दिया हुआ है। इंडस का पानी झेलम में आ सकता है, झेलम का पानी रावी में आ सकता, चनाब में आ सकता है, और बाकी डाउन स्ट्रीम में, और बड़े बड़े पॉन्ड बना रखे हैं। उनकी सिस्टम बड़ी अच्छी है। और इसके साथ साथ वो काबुल नदी का पानी भी इस्तेमाल करते हैं। अफगानिस्तान की काबुल और सहायक नदियां भी इंडस में मिलती हैं। तो ये देखता है कि ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है, और हम सोचते हैं कि उनको थोड़ा असर पड़ेगा। कितना होता है, जी। क्या होता है, ये तो समय ही बताएगा। मगर हम तैयार हैं, और इसलिए भी हमने कहा है कि टेरर और टॉक्स जैसे आपने बताया नहीं जा सकते हैं, खून और पानी नहीं बहेगा। तो इस दफा हमारा पंच तगड़ा रहा है, डीपर रहा है, जी। और उनके स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों को ऊपर हमारी नजर पड़ी है, वो हिले हुए हैं। अब कितना हो